हो गया सर, चलिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 5 लेंगे। और लास्ट क्लास में हम लोग लेक्चर 4th में क्या क्या बात किए थे, राइबोसोम के बारे में बात किए थे कि दो तरह का राइबोसोम है। राइबोसोम का स्ट्रक्चर बताए थे कि एक लार्ज यूनिट होता है और एक स्मॉलर सब यूनिट होता है। उसके बाद राइबोसोम के बारे में कुछ और बताए थे कि बहुत सारा राइबोसोम जब एक सिंगल एमआरएनए पे अटैच हो जाता है तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीजोम बोलते हैं। ठीक है, तो आज लेक्चर 5 में हम लोग कुछ पीछे क्लास लास्ट क्लास का एक बार रिवाइज करते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 5। ठीक है, चलिए। हाँ, तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या बात किए थे, राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम के बारे में बात किए थे कि राइबोसोम क्या है। राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जिसके पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब ये विदाउट मेम्ब्रेन का होता है, दैट इज इट इज मेम्ब्रेनलेस। और क्या बताए थे कि यही एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट ये सब लिखना नहीं है, लास्ट क्लास में ये सब हम लिखवा चुके हैं। एक बार रिकैप कर रहे हैं राइबोसोम के बारे में, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। राइबोसोम के बारे में बोले क्या कि प्रेजेंट इन both prokaryotes and eukaryotes। मतलब एक ऐसा सेल ऑर्गेनल जो कहां प्रेजेंट हो, जो प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट हो और यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट हो, तो उस सेल ऑर्गेनल का नाम क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम बोले कैसा है, इट इज मेम्ब्रेनलेस, मतलब यहाँ पे मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है, मेम्ब्रेनलेस प्रेजेंट है। फिर बोले ये कैसा है, इसके पास दो तरह का होता है, एक प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और एक होता है यूकैरियोटिक राइबोसोम, है ना। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कितना होता है बता दो। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है 70s और यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है 80s, है ना। तो यही सब बात किए थे, लेकिन यहाँ पे ये जो एस लिख रहे हैं, एस के बारे में भी हम लोग को जानना है कि ये एस क्या है। एस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या फिर सेवेडबर्ग यूनिट। ठीक है, वो फुल फॉर्म है कि एस का मतलब क्या है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या फिर सेवेडबर्ग यूनिट। उसके बाद राइबोसोम के बारे में और क्या बात किए थे, राइबोसोम के बारे में बोले थे कि राइबोसोम का दो सब यूनिट होता है, एक स्मॉलर सब यूनिट और एक लार्जर सब यूनिट। जब दोनों सब यूनिट कंबाइन करता है तो क्या फॉर्मेशन होता है, एक कंप्लीट राइबोसोम बनता है। दोनों फॉर्मेशन, दोनों ऊपर वाला सब यूनिट और नीचे वाला सब यूनिट दोनों आपस में कंबाइन करेगा और कंबाइन करेगा तब एक कंप्लीट राइबोसोम का फॉर्मेशन होगा। जैसे मान लो ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में क्या बताए थे कि एक ऊपर वाला सब यूनिट है जो कि जिसको बोलते हैं, कितना बोले, 30s, और नीचे वाले सब यूनिट को कितना बोले, 50s बोले। तो यहाँ पे लिख देते हैं 30s और यहाँ पे लिख देते हैं 50s। जब ये दोनों कंबाइन किया तो हम लोग इसको क्या बोले कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का क्या यूनिट है, इसको हम लोग बोलते हैं 70s राइबोसोम। आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक सेल में कैसा पाया जाता है, तो आपको जवाब देना है कि राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक सेल में 70s टाइप का पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम कैसा पाया जाता है, तो याद रखना कि ये कैसा है, ये स्मॉलर सब यूनिट है, ये है स्मॉलर सब यूनिट, और ये है लार्ज सब यूनिट। जब दोनों सब यूनिट कंबाइन किया तो किसका फॉर्मेशन हुआ, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का फॉर्मेशन हुआ। और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को हम लोग कितना लिखते हैं, 70s लिखते हैं। ये सब बात क्लियर है। अब एक बार बात कर लेते हैं थोड़ा सा यूकैरियोटिक राइबोसोम के बारे में कि यूकैरियोटिक राइबोसोम में क्या बताए थे। इसमें भी बताए थे, यहाँ भी एक स्मॉल सब यूनिट है और एक लार्ज सब यूनिट है। जब दोनों सब यूनिट मिक्स होता है तो यहाँ पे स्मॉलर सब यूनिट कितना बोले थे, 40s, और लार्जर सब यूनिट कितना बोले थे, 60s बोले थे। जब ये दोनों कंबाइन करेगा साइटोप्लाज्म में तो कंबाइन करने के बाद फॉर्मेशन होता है यूकैरियोटिक राइबोसोम। ये आपस में कंबाइन कर गया और कंबाइन करके फॉर्मेशन किया यूकैरियोटिक राइबोसोम। यूकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम हम लोग कितना बोलते हैं, 80s बोलते हैं। जिसमें से इसका सब यूनिट का, इस सब यूनिट का कितना है यूनिट, इसको बोले 40s, इसको बोले 60s। तो ये जो 40s है ये क्या है, स्मॉलर सब यूनिट है, स्मॉलर सब यूनिट। और ये 60s क्या है, लार्जर सब यूनिट या फिर लार्ज सब यूनिट। तो यहाँ पे क्या क्या बात याद रखना है, लास्ट टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या बात याद रखना है, आपको यही बात याद रखना है कि जो राइबोसोम है
एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट है। राइबोसोम जो है मेम्ब्रेन यहाँ पे नहीं होता है, इट इज मेम्ब्रेनलेस। बोले थे कि प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम होता है वो उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है। लास्ट कॉपी में जाकर के चेक करना, वहां लिखा होगा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम है उसका राइबोसोम किससे अटैच होता है, राइबोसोम उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है। उसके बाद हम लोग और क्या बात कर सकते हैं कि राइबोसोम कैसा होता है, इट इज ग्रेनुलर होता है, ग्रेन्स जैसा होता है, इसीलिए बोलते हैं राइबोसोम इज ग्रेनुलर इन नेचर। फिर बोले कि राइबोसोम किससे बना होता है, तो राइबोसोम के बारे में बोले थे कि राइबोसोम का फॉर्मेशन जो है राइबोसोम बना होता है आरएनए से प्लस प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। ठीक है, बोले राइबोसोम किससे बना है, आरएनए से मिलकर के बना है और प्रोटीन से मिलकर के बना है। इसीलिए राइबोसोम को क्या बोल देते हैं, राइबोसोम इज आल्सो नोन एज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। क्या बोलते हैं, राइबोसोम का दूसरा नाम इट इज आल्सो नोन एज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। उसके बाद राइबोसोम को और क्या बोल सकते हैं, राइबोसोम इज अ प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या बोल सकते हैं, राइबोसोम, ये सब लिखना नहीं है, लास्ट क्लास में हो चुका है। राइबोसोम इज अ प्रोटीन फैक्ट्री बोले थे, राइबोसोम इज आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री बात किए थे। उसके बाद और क्या बात कर सकते हैं, यहाँ जो एस लिख रहे हैं ना, आज उसी के बारे में बोलेंगे कि यहाँ जो हम बोलते हैं 70s 80s की यूकैरियोटिक राइबोसोम 80s होता है और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s होता है। तो यहाँ पे एस क्या है, एस का ही मतलब आज लिखेंगे। तो यहाँ से आप लोग लिखना स्टार्ट करना, यहाँ से कंटिन्यू लिखेंगे और उसके बाद इंक्लूजन बॉडी भी पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ सब ये सब क्लियर है ना, ये सब सारा पॉइंट क्लियर है राइबोसोम के बारे में, ये सब क्लियर है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, चलो ठीक है। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग बोल रहे थे कि एस का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे लिखते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, यहां से लिखना स्टार्ट करना, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, और एक तरफ लिखते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम, यूकैरियोटिक राइबोसोम। यहां से आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिए, वो लास्ट क्लास का बता रहे थे, आज यहां से शुरू हो रहा है आपका ये लेक्चर 5 का टॉपिक आज शुरू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कितना बोले 70s और यूकैरियोटिक राइबोसोम कितना बोले 80s बोले। ठीक है, जिसमें से स्मॉल सब यूनिट क्या बोले, स्मॉल स्मॉल सब यूनिट हम लोग बोले 30s और लार्ज सब यूनिट यहाँ क्या बोले, लार्ज सब यूनिट बोले 50s। ठीक है, यहाँ पे s क्या है उसके बारे में आज लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं स्मॉल सब यूनिट कितना लिखते हैं 40s, स्मॉल सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 40s और लार्ज सब यूनिट यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 60s। लार्ज सब यूनिट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 60s। ठीक है, अब यहाँ पे s का मतलब ही जानना है कि s क्या है, तो s में लिखिएगा सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। s का मतलब यहाँ पे क्या है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोलते हैं, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। और ये जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है ना, ये इनडायरेक्ट मेजर है साइज और डेंसिटी का। तो लिखिएगा इट इज इनडायरेक्ट मेजर ऑफ साइज एंड डेंसिटी। इट इज इनडायरेक्ट मेजर ऑफ साइज एंड डेंसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये S का मतलब क्या है, S को हम लोग बोलते हैं सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। और ये सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट क्या है, इनडायरेक्ट मेजर इसको मान सकते हैं साइज और डेंसिटी का। आरबीसी के इनडायरेक्ट मेजर बोलेंगे कि S के मतलब क्या है, यहाँ पे S का मतलब है इनडायरेक्ट मेजर ऑफ साइज एंड डेंसिटी। जिस प्रकार से जैसे बोलते हैं ना 10 मीटर 20 मीटर, तो बाहर में ये जो लास्ट में मीटर लिखे हैं वो क्या है, एक यूनिट है ना, तो उसी तरह से समझना यहाँ पे S भी एक यूनिट है और उसको हम लोग नाम दे रहे हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ये S क्या है, S है इनडायरेक्ट मेजर ऑफ साइज एंड डेंसिटी। ठीक है, S का एक और नाम क्या है जिसको बोलते हैं सेवडबर्ग कांस्टेंट। तो S को एक और नाम दे सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पे लिख रहे हैं और सेवडबर्ग कांस्टेंट। सेवडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है,
तो याद रखना है S क्या है, S इज नोन एज सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट और सेवेडबर्ग कांस्टेंट। S क्या है, इट इज अ इनडायरेक्ट मेजर ऑफ साइज एंड डेंसिटी। साइज और डेंसिटी का इनडायरेक्ट मेजर को क्या बोल रहे हैं हम लोग, S बोल रहे हैं। और यहाँ पे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम क्या बोले, 70S। यूकैरियोटिक राइबोसोम क्या बोले, 80S बोले। ठीक है, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है राइबोसोम, और भी उसका बहुत सारा यूज है। अभी आगे जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे वहां पे समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोले स्मॉल सब यूनिट का क्या नाम है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में, 30S। लार्ज सब यूनिट कितना है, 50S। यहाँ पे स्मॉल सब यूनिट कितना है, 40S, और लार्ज सब यूनिट कितना है, 60S। ये बात को आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। ये आप लोग एक बार लिख लीजिए, ये लिख लिए पूरा, ये लिख लिए, ये लिखा हुआ हो गया, लिख लिए ये, चलो ठीक है आगे बात कर, लिख रहे हैं। ठीक है लिखिए भाई, लिखिए जल्दी जल्दी लिखिए इसको। हो गया, लिख लिए, हो गया ये, चलो आगे बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन पहले करेंगे। लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन लेके आए थे, वो छूट गया था। ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन, और उसके बाद इंक्लूजन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक सेल में। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को पढ़ना है और बताना है कि स्टेटमेंट दोनों सही है या गलत है। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1 क्या बोल रहा है कि एंटोन वॉन लीवेनहुक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइव सेल। आप लोग को फर्स्ट क्लास में लिखने के लिए बोले थे कुछ डाटा कि एवी लीवेनहुक क्या किया था, पहली बार लाइव सेल का डिस्कवरी किया था। और रॉबर्ट ब्राउन क्या किए थे, ये सब साइंटिस्ट का नाम कुछ कुछ लिखवाए थे ना। उसी तरह से रॉबर्ट हुक के बारे में भी लिखवाए थे। एक बच गया है, जीएन रामचंद्रन के बारे में लिखना है, वो अभी जब एनसीईआरटी रीडिंग कराएंगे वहां पे लिखवा देंगे। यहां पे क्या बोले, एंटोन वॉन लीवेनहुक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइव सेल। पहली बार लाइव सेल को पहली बार देखा किसने और डिस्क्राइब किसने किया, उस साइंटिस्ट का नाम है एंटोन वॉन लीवेनहुक। एंड रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। यहां पे स्टेटमेंट सही है या गलत है, पहला स्टेटमेंट बताओ सही है कि गलत है, स्टेटमेंट सही है या गलत है, बोलिए, स्टेटमेंट सही है या गलत है, सही है ना, बहुत अच्छा। अब बताना स्टेटमेंट 2 कैसा है। ठीक है, द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल। बोल रहा है, हम आपको स्टेटमेंट बोले थे कि जैसे जैसे ये डिस्कवरी हो गया, उसके बाद जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुआ, माइक्रोस्कोप में इंप्रूवमेंट होते गया, सेल के अंदर का हमको डिटेल पता लगने लगा कि सेल के अंदर कौन सा ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, कैसा साइटोप्लाज्म है, माइक्रोसोम कैसा है, मेसोसोम कैसा है, क्रोमेटोफोर कैसा होता है, सब हमको पता लगने लगा। कैसे, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी स्टार्ट हुआ। जैसे माइक्रोस्कोप में इंप्रूवमेंट होने लगा ना, तो जब एक सेल को माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं तो माइक्रोस्कोप के अंदर हमको सेल का बहुत सारा डिटेल दिखने लगा। तो स्टेटमेंट क्या लिखा है, द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल। स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है, बताओ, राइट है या रॉन्ग है, राइट है ना, बहुत अच्छा। अब ऑप्शन चूज करना है, ये 2 स्टेटमेंट आप बोल दिए राइट है, अब ऑप्शन आपको 4 में से एक चूज करना है, बताना कि कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन 1 लिखा कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 को बोल रहा है इनकरेक्ट, तो ऑप्शन 1 होगा क्या, ऑप्शन 1 होगा, नहीं होगा, तो ऑप्शन 1 यहां काट दिए। बोल रहा है कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, बोल रहा है कि दोनों स्टेटमेंट सही है, बट स्टेटमेंट 2 डज नॉट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 क्या एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट 1 को, कर रहा है क्या एक्सप्लेन, स्टेटमेंट 1 देख लो एक बार। बोल रहा है एंटोन वॉन लीवेनहुक पहली बार देखा लाइव सेल को, रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस को डिस्कवर किया।
फिर बोला कि जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुआ और वैसे हमको सेल के बारे में और पता लगने लगा। तो क्या ये स्टेटमेंट 2 इसको एक्सप्लेन कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना। ये तो इंडिविजुअल एक स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डिस्कवरी हुआ तो सेल के बारे में हमको और पता लगने लगा। ये अलग से एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, ये अलग से इंडिविजुअल स्टेटमेंट है। ये दोनों सही है बट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लो कि बट डज नॉट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। तो इससे सही तो यही लग रहा है, लेकिन ऑप्शन 3 भी पढ़ लेते हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो दोनों तो स्टेटमेंट सही है एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्टली एक्सप्लेनिंग द स्टेटमेंट 1। बोल रहा है कि जो स्टेटमेंट 2 है ना वो एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट 1 को। तो ऐसा है क्या? एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा है, वो दोनों इंडिविजुअल अलग अलग स्टेटमेंट है, लेकिन दोनों सही स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। चलो बहुत अच्छा, अब नेक्स्ट करते हैं। अब बात करेंगे इंक्लूजन बॉडी के बारे में। तो हेडिंग लगा दो इंक्लूजन बॉडी। हेडिंग लगाइए इंक्लूजन बॉडी क्या होता है। जैसे मानो एक सेल है और सेल में यहां पे ये प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात कर रहे हैं। सेल में यहां पे इस तरह से स्टोरेज बॉडी प्रेजेंट होता है। जिस प्रकार से सभी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में फूड को स्टोर करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर दिया जाता है, उसी तरह से प्रोकैरियोटिक सेल को अगर कुछ मटेरियल को स्टोर करके रखना है सेल के अंदर में, तो वो कौन स्टोर करके रखेगा? उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी क्या करेगा? वो स्टोरेज करेगा। एक सेल के अंदर में जो भी मटेरियल है उसको स्टोर करके कौन रखेगा? उसको स्टोर करके रखेगा इंक्लूजन बॉडी। कहां पे? प्रोकैरियोटिक सेल का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे इस तरह से ये इंक्लूजन बॉडीज ये सब बना सकते हैं। तो इसको बोल देते हैं, ये है न्यूक्लियोइड, इसको बोल दो इंक्लूजन बॉडी। और इसको एक सेल वॉल बना देते हैं बाहर से, एक बाहर से ये सेल वॉल बना दिया। ठीक है, चलिए इस डायग्राम को बनाइए पहले, सेल वॉल। और इसको क्या बोलते भाई? अंदर वाले लेयर को क्या बोले? सेल मेम्ब्रेन। बहुत अच्छा, सेल मेम्ब्रेन। अच्छा बताना भाई कि यहां पे ये जो लिक्विड प्रेजेंट है उस लिक्विड का क्या नाम है? बहुत अच्छा, साइटोप्लाज्म। इसी तरह से रिस्पॉन्स शो कीजिएगा ना तो क्लास में पढ़ने में और मजा आएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या बोले? इंक्लूजन बॉडी के बारे में अभी कुछ बताया ही नहीं है, सिर्फ अभी हम डायग्राम बनाए हैं। आप ये डायग्राम को बना लीजिए, उसके बाद इसके बारे में हम लिखवा रहे हैं। इसको बनाइए पहले। लिख लिए? लिखो लिखो, जल्दी लिखो। हो गया? अब एक एक करके पॉइंट लिखते जाओ कि इंक्लूजन बॉडी क्या है। पहला पॉइंट लिखेंगे इंक्लूजन बॉडी के बारे में। इंक्लूजन बॉडी के बारे में फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट इज स्टोरेज बॉडी इन प्रोकैरियोटिक सेल। कि प्रोकैरियोटिक सेल में स्टोरेज कौन करता है? तो उसका नाम क्या है स्ट्रक्चर का? इंक्लूजन बॉडी इन प्रोकैरियोटिक सेल। स्टोरेज बॉडी इन प्रोकैरियोटिक सेल। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में कि इट इज इनसॉल्युबल, मतलब के लिए जो साइटोप्लाज्म में है ना वो सॉल्युबल नहीं होता है। मतलब एक स्ट्रक्चर है, इसके पास मेम्ब्रेन भी नहीं होता है, विदाउट एनी मेम्ब्रेन है, बाहर से कोई कवरिंग नहीं है इसके पास। तो लिखिएगा इट इज इनसॉल्युबल, इट इज इनसॉल्युबल। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, इट डज नॉट हैव मेम्ब्रेन, इट डज नॉट हैव मेम्ब्रेन। इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, बाहर से कोई ऐसा लेयर इसके पास प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे कि इंक्लूजन बॉडी करता क्या है भाई? स्टोरेज करता है। कहां पे करता है? प्रोकैरियोटिक सेल में करता है। फिर क्या बोले? ये इनसॉल्युबल है। कहां पे प्रेजेंट होता है? ये भी लिख लो, इट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, इट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है भाई, ये बात याद रखना है कि इसके पास मेम्ब्रेन नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
कि इंक्लूजन बॉडी के पास मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, चलो आगे बात करें थोड़ा सा। प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म बोल दिए, अब हमको कुछ एग्जाम्पल जानना है कि ऐसा आप एग्जाम्पल बताइए कि इंक्लूजन बॉडी का क्या एग्जाम्पल है। तो बहुत सारा एग्जाम्पल अभी हम लोग को लिखना है, ये लिख लिया आप लोग, ये हो गया, लिखिए इसको, लिखिए जल्दी से। हो गया, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लिखिएगा एग्जाम्पल ऑफ इंक्लूजन बॉडी, हेडिंग लिखिए एग्जाम्पल ऑफ इंक्लूजन बॉडी का एग्जाम्पल लिखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल लिखिएगा ग्लाइकोजेन ग्रेनुअल्स, एग्जाम्पल है, इस बॉडी का नाम है ग्लाइकोजेन ग्रेनुअल्स, ग्लाइकोजेन ग्रेनुअल्स। दूसरा एग्जाम्पल लिखिएगा साइनोफाइसियन ग्रेनुअल्स, ग्लाइकोजेन ग्रेनुअल्स, साइनोफाइसियन ग्रेनुअल्स। तीसरा नंबर लिखिएगा फॉस्फेट ग्रेनुअल्स, फॉस्फेट ग्रेनुअल्स। फिर लिखिएगा सल्फर ग्रेनुअल्स, बोलिए, ये सेकंड नंबर में, ठीक है हम इसको सही से लिखते हैं। साइनोफाइसियन ग्रेनुअल्स बोलते हैं इसको, ठीक है। तीसरा नंबर में लिखे है फॉस्फेट ग्रेनुअल्स, फिर लिखे है सल्फर ग्रेनुअल्स, सल्फर ग्रेनुअल्स। ये सब किसका एग्जांपल लिखवा रहे हैं? इंक्लूजन बॉडी का एग्जांपल लिखवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट, पांचवा नंबर में लिखिएगा गैस वैक्यूल, इसी का एग्जांपल है गैस वैक्यूल। और इसके बारे में हमको एग्जांपल याद रखना है कि ये प्रेजेंट कहां पे होता है। तो इसमें लिखिएगा प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। और तीसरा नंबर एग्जांपल लिखिएगा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। चलिए भाई इसको लिख लीजिए पूरा। तो क्या है एग्जाम्पल, आपको याद रखना है कि इंक्लूजन बॉडी का एग्जाम्पल क्या क्या है। पहला एग्जाम्पल क्या बता दिए भाई, ग्लाइकोजेन ग्रेनुअल्स। दूसरा क्या बोले, वहीं से बोलना है, बोलिए। दूसरा क्या बोले, साइनोफाइसियन ग्रेनुअल्स। तीसरा क्या बोले, फॉस्फेट ग्रेनुअल्स। फोर्थ नंबर क्या बोले, सल्फर ग्रेनुअल्स। फिर क्या बोले, गैस वैक्यूल। और गैस वैक्यूल का आपको एग्जाम्पल याद रखना है कि कहां प्रेजेंट होता है। तो गैस वैक्यूल का एग्जाम्पल यहां पे फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल बोले कि ये प्रेजेंट कहां होता है, साइनोबैक्टीरिया। दूसरा क्या बोले, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। और तीसरा क्या बोले, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। उसके बाद बोले कि सर इंक्लूजन बॉडी क्या होता है। तो आपको बोलना है कि इंक्लूजन बॉडी एक स्टोरेज बॉडी है जो प्रोकैरियोटिक सेल में स्टोरेज करता है, ठीक है। इसके पास मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होता है, ये इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये सब एग्जाम्पल लिखवा दिए कि क्या क्या एग्जाम्पल है एक इंक्लूजन बॉडी का। तो यहाँ पे बात कर दिए ग्लाइकोजेन, साइनोफाइसियन, फॉस्फेट, सल्फर और गैस वैक्यूल, ठीक है। तो इंक्लूजन बॉडी टॉपिक हमारा खत्म हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं हम लोग। ये आप लोग लिख लिए पूरा, लिख लीजिए जल्दी से, इसको लिख लीजिए। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखो
समझ लो एक तरह से प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम लोग सारा चीज पढ़ चुके हैं, जैसे कि क्या क्या फर्स्ट डे जो स्ट्रक्चर बनवाए थे सेल का कि एक प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या है, तो याद करो बनाए थे, फ्लैजेला बनाए थे पिलाई बनाए थे, फिमरी बनाए थे, मेसोसोम बनाए थे, क्रोमैटोफोर बनाए थे, राइबोसोम बनाए थे, इंक्लूजन बॉडी बनाए थे, न्यूक्लियाइड बनाए थे। क्या ये सब सारा स्ट्रक्चर हम लोग जान चुके हैं, आज पढ़ चुके हैं ना, ये सब स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं हम लोग, पीछे कॉपी में देखिए हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। अब हमारा शुरू हो रहा है यूकैरियोटिक सेल, जहां पे हम लोग एक एक करके ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग फर्स्ट डे ये भी बात किए थे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। बताना चाहेंगे कोई, बताना चाहेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल? बताइए, वहीं से बोलिए, हमको सुनाई दे रहा है, बोलिए बोलिए। और कुछ पॉइंट बताइए। देखो सुनो, अब सुनो, ठीक है, सुनो पहले बोले कि प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल जहां पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा है, नेकेड है। कैसा है, पहला पॉइंट यही बोलना कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, एक ऐसा सेल जहां पे जेनेटिक मटेरियल कैसा है, नेकेड है, विदाउट एनी कवरिंग प्रेजेंट है, ठीक है। फिर बोले जो यूकैरियोटिक सेल है वहां पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक कवरिंग के अंदर प्रेजेंट है, और उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर इनवेलप। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर इनवेलप, इनवेलप के अंदर प्रेजेंट है। एक दिन आपको एग्जाम्पल भी बताए थे इस तरह से, बोले थे कि दो फैमिली, याद रखना कि हमारे जो सोसाइटी में हम लोग रहते हैं दो तरह का फैमिली है, एक फैमिली बहुत ज्यादा रिच फैमिली है, एक फैमिली बहुत ज्यादा पुअर फैमिली होता है। तो जो रिच फैमिली होता है उसके घर में हर काम करने के लिए अलग अलग रूम दिया गया है, ठीक है, जैसे खाना बनाना हो, कुछ भी करना हो तो सब अलग अलग रूम में करते हैं वो लोग। लेकिन जो पुअर फैमिली होते हैं ना, उसे घर पे हर काम करने के लिए एक ही रूम होता है। तो इस तरह से समझ लेना कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसको पुअर फैमिली से रिलेट करो, जहां पे एक रूम में सारा काम कर रहा है। मतलब कि सेल को मानो एक कंपार्टमेंट, और कंपार्टमेंट के अंदर उसी कंपार्टमेंट में सारा काम कर रहा है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होता है, एक सेल तो कंपार्टमेंट है, उसके अंदर बहुत सारा और कंपार्टमेंट, बहुत सारा छोटा छोटा और रूम दे दिया गया है अलग अलग काम करने के लिए। तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में यही मेन डिफरेंस है कि प्रोकैरियोटिक का जो जेनेटिक मटेरियल है नेकेड है, और यूकैरियोटिक का नेकेड नहीं है। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल नहीं प्रेजेंट है, और यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल बहुत सारा प्रेजेंट है। मतलब क्या, सेल ऑर्गेनेल का मतलब कि कंपार्टमेंट के अंदर बहुत सारा और कंपार्टमेंट, मतलब रूम के अंदर और बहुत सारा रूम, जिसके अंदर अलग अलग काम चलेगा, और उस रूम को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। यहां पे उस रूम को किससे रिलेट कर रहे हैं, ऑर्गेनेल से रिलेट कर रहे हैं। तो यही आज हम लोग शुरू करेंगे, यूकैरियोटिक सेल। क्या बोले, यूकैरियोटिक सेल में फर्स्ट पॉइंट यहां पे क्या लिखे, ऑर्गेनेल यहां पे क्या है, प्रेजेंट है। क्या लिखे, ऑर्गेनेल यहां पे प्रेजेंट है। इससे पहले आपको दिमाग में आना चाहिए सर ऑर्गेनेल क्या होता है। ऑर्गेनेल क्या होता है कि एक साइटोप्लाज्म में अगर एक सेल है मानो, और सेल के अंदर बहुत सारा और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, कि मेम्ब्रेन से मतलब एक लेयर से घेरा हुआ और भी बहुत सारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनेल्स। क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर को, ऑर्गेनेल्स। और ये जो ऑर्गेनेल्स है वो कहां प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट होता है। लेकिन एक ऑर्गेनेल जो है प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है, उसका नाम बताइए, कौन सा ऑर्गेनेल प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है, बताओ, बोलो भाई, प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है, उसका नाम बताइए। राइबोसोम। नहीं लिखवाए हैं स्टेटमेंट लास्ट क्लास में कि राइबोसोम इज द सेल ऑर्गेनेल व्हिच इज प्रेजेंट बोथ इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। अब ध्यान से देखो इधर, बोले कि यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो यूकैरियोटिक सेल में फर्स्ट पॉइंट यहां लिख दिए कि यहां क्या प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। बोले कि ऑर्गेनेल जो प्रेजेंट होता है ना, ऐसा भी हो सकता है, देखो जैसे मानो एक सेल है, ध्यान से देखना आप इधर, एक सेल है, बोले कि इस सेल को बोलो ये सेल मान लो, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के यहाँ पे अंदर में साइटोप्लाज्म है, ठीक है भाई। अब साइटोप्लाज्म तो यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब यूकैरियोटिक सेल, मतलब एक कंपार्टमेंट के अंदर बहुत सारा और कंपार्टमेंट, समझ में बात आया। और इस कंपार्टमेंट को क्या बोल रहे हैं, इस कंपार्टमेंट को हम लोग बोल रहे हैं सेल ऑर्गेनेल। क्या बोल रहे हैं, सेल
ऑर्गेनेल। बोले कि एक कंपार्टमेंट और इस कंपार्टमेंट के अंदर बहुत सारा और कंपार्टमेंट, जिसके अंदर क्या चलेगा, अलग अलग केमिकल रिएक्शन चलेगा, और इस कंपार्टमेंट को क्या बोल सकते हैं, सेल ऑर्गेनेल। जैसे कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हो जाए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाए, ऐसा बहुत तरह का अलग अलग सेल ऑर्गेनेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे वैक्यूल हो जाए, अलग अलग, और सब में अलग अलग रिएक्शन चल रहा है। समझ में बात आया? तो यूकैरियोटिक सेल क्या है, एक ऐसा सेल जहां पे कंपार्टमेंट के अंदर बहुत सारा और कंपार्टमेंट प्रेजेंट है, और उस कंपार्टमेंट को क्या बोल रहे हैं, उस कंपार्टमेंट को हम लोग सेल ऑर्गेनेल बोल रहे हैं। और सेल ऑर्गेनेल में क्या हो रहा है, हर सेल ऑर्गेनेल में अलग अलग फंक्शन चल रहा है, अलग अलग केमिकल रिएक्शन चल रहा है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, देखो उसी, हाँ बोलिए भाई, बोलो। स्पीड बढ़ा रहे हैं? ठीक है ठीक है ठीक है, अब देखो थोड़ा सा बैक करते हैं। ठीक है, चलो देखो इधर ध्यान से सुनो, हम क्या बोले ना, हम बोले कि एक यूकैरियोटिक सेल मानो, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल, ध्यान से सुनना। हम बात कर रहे हैं कि सर डिफरेंस क्या है एक यूकैरियोटिक सेल के बीच में और प्रोकैरियोटिक सेल में। फर्स्ट डे से यही बात चल रहा है कि यूकैरियोटिक सेल में बोले कि एक ऐसा सेल, ध्यान से सुनो, एक ऐसा सेल जहां पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा होता है, नेकेड होता है, बिना कवरिंग का, वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में रखा हुआ है। और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, जहां पे जेनेटिक मटेरियल एक कवरिंग से घेरा हुआ है, और उस कवरिंग को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। यहां तक बात क्लियर? फिर बोले कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है ना, वहां पे सेल ऑर्गेनेल नहीं प्रेजेंट है। क्या बोले, प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल नहीं प्रेजेंट है। और क्या बोले यूकैरियोटिक में, कि यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है। तो हम यही समझाना चाह रहे हैं कि सेल ऑर्गेनेल है क्या, कि एक कंपार्टमेंट मानो, और उस कंपार्टमेंट के अंदर बहुत सारा छोटा छोटा और रूम प्रेजेंट है, और उस रूम को हम लोग क्या बोलते हैं, उस रूम को हम लोग सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। क्या बोले, एक कंपार्टमेंट है, ये बड़ा कंपार्टमेंट, इस बड़ा कंपार्टमेंट के अंदर छोटा छोटा और कंपार्टमेंट प्रेजेंट है, और उस कंपार्टमेंट के अंदर अलग अलग केमिकल रिएक्शन चल रहा है, और इस कंपार्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कंपार्टमेंट को हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल, जिसमें अलग अलग फंक्शन चल रहा है। जैसे कि क्या क्या हो सकता है सेल ऑर्गेनेल, एक हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब एग्जांपल हो सकता है किसका, सेल ऑर्गेनेल का। अभी हम पढ़ाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है ना, ऐसा भी प्रेजेंट है जिसके बाहर सिर्फ एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और ऐसा भी प्रेजेंट है जिसके बाहर एक से ज्यादा लेयर प्रेजेंट हो। क्या बोले, कि जो जैसे ऐसा समझो फिर से, कि ये एक सेल, सेल के अंदर में कंपार्टमेंट, और कंपार्टमेंट में ऐसा बोल सकते हैं कि जो सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है ना, कि किसी किसी सेल ऑर्गेनेल के बाहर में एक लेयर है, और किसी किसी सेल ऑर्गेनेल के बाहर में दो लेयर है। क्या बोले, किसी सेल ऑर्गेनेल के बाहर में एक लेयर है, और किसी सेल ऑर्गेनेल के बाहर में दो लेयर है। तो मान लो इसके पास दो लेयर है, और इस दोनों के पास एक एक लेयर है। तो उसी को अभी हम लोग लिखेंगे। आप लोग यहाँ पे ये टेबल को बनाइए, इसको लिखिए, यहाँ पे ये टेबल लिखिए। क्या लिखे, यूकैरियोटिक सेल क्या प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है। फिर बोले यहाँ पे कॉलम बनाए कि विदाउट मेम्ब्रेन, कि ऐसा भी मेम्ब्रेन यहाँ प्रेजेंट है जहां पे, ऐसा भी सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है यहाँ पे जहां मेम्ब्रेन नहीं होता है, विदाउट मेम्ब्रेन। फिर बोले कि ऐसा भी सेल मेम्ब्रेन है जहां पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ऐसा भी सेल ऑर्गेनेल है जहां पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो देखो यहाँ पे, अब ध्यान से देखो कि कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जहां पे मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। तो मेम्ब्रेन एब्सेंट वाला सबसे फर्स्ट नंबर याद है, राइबोसोम के बारे में अभी जस्ट बताए थे ना, कि इट डू नॉट हैव मेम्ब्रेन, लिखवाए ना भाई, कि राइबोसोम डू नॉट हैव मेम्ब्रेन। फिर बोले प्रेजेंट ओनली, इसके बाद दूसरा एग्जांपल है सेंट्रियोल। दूसरा एग्जांपल क्या है, सेंट्रियोल। अभी बस लिखो कि सेंट्रियोल, अभी बताएंगे सेंट्रियोल होता क्या है। सेंट्रियोल एक सेल ऑर्गेनेल है, बताएंगे। यहाँ पे पहला नंबर क्या लिखना है, कि विदाउट मेम्ब्रेन, कि बोले कि ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, तो कैसा ऑर्गेनेल, जहां पे लेयर नहीं है, बाहर से कोई लेयर ही सराउंडेड नहीं है, तो उसका पहला एग्जांपल क्या है, राइबोसोम। दूसरा एग्जांपल क्या है, सेंट्रियोल, ये एक सेल ऑर्गेनेल है, कहां पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल। सिर्फ कहां प्रेजेंट होता है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंट्रियोल सिर्फ कहां प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, और प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं प्रेजेंट होता है। कैसा होता है, इसके पास मेम्ब्रेन नहीं है, मतलब बाहर से कोई कवरिंग नहीं प्रेजेंट है। राइबोसोम के भी पास बाहर से कोई कवरिंग नहीं प्रेजेंट है। फिर बोले तीसरा एग्जांपल क्या है सर, तीसरा एग्जांपल न्यूक्लियोलस है। तीसरा एग्जांपल क्या है, न्यूक्लियोलस। तो ये तीन एग्जांपल आपको याद रखना है कि ऐसा ऑर्गेनेल जहां पे सेल मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होता है। तो पहला एग्जांपल क्या है भाई, बोलो, फर्स्ट एग्जांपल क्या है, राइबोसोम। दूसरा एग्जांपल क्या है, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल सिर्फ कहां प्रेजेंट है, एनिमल सेल में, प्लांट सेल में नहीं प्रेजेंट है। तीसरा एग्जांपल क्या बोले, न्यूक्लियाइड बोले,
अभी ये सब हम पढ़ाए नहीं है, अभी एग्जाम्पल लिखवाए, अभी बताएंगे कि सेंट्रियोल क्या होता है, न्यूक्लियोलस क्या होता है, ये सब बताएंगे, ठीक है। अब इधर देखो ध्यान से, बोले कि बहुत सारा ऑर्गेनेल ऐसा भी प्रेजेंट है जहां पे क्या प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, कि उसके बाहर में एक लेयर प्रेजेंट है। तो बोले कि मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट है, ऐसा भी हो सकता है कि किसी के पास सिर्फ एक लेयर प्रेजेंट होगा और किसी के पास दो लेयर प्रेजेंट होगा। अभी जस्ट यहाँ पे देखो टेबल बनवाए ना भाई, कि देखो किसी के पास एक लेयर है, किसी के पास दो लेयर है, किसी के पास सिर्फ एक ही बार से लेयर है और इसके पास दो लेयर है। तो वही लिखने जा रहे हैं यहाँ पे, देखो कि बोले कि मेम्ब्रेन तो है बट किसी के पास कितना लेयर है, सिंगल लेयर, कि बहुत सारे ऑर्गेनेल के पास सिंगल लेयर है और बहुत सारे के पास कितना लेयर है, डबल लेयर है, बाहर से दो लेयर से घेरा हुआ है। जो सेल ऑर्गेनेल है सिर्फ किसी के पास एक ही लेयर है और किसी के पास डबल लेयर से वो घेर करके रखे हुए। तो एग्जांपल याद रखना है, देखो यहाँ पे पहला एग्जांपल कि सेल ऑर्गेनेल विथ सिंगल मेम्ब्रेन, कितना मेम्ब्रेन बाहर से कितना घेरा हुआ है, एक बाउंड्री है। तो उसका पहला एग्जांपल क्या है भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या बोलते हैं इसको, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी बस शॉर्ट में लिख लेना, फुल फॉर्म में जब पढ़ाएंगे तो वहां लिखाएंगे। दूसरा एग्जांपल क्या है, गोल्जी बॉडी, दूसरा एग्जांपल क्या है बोलो, गोल्जी बॉडी। तीसरा एग्जांपल क्या है, वेसाइकल्स, तीसरा क्या है, वेसाइकल्स। फिर फोर्थ एग्जांपल है वैक्यूल, फोर्थ क्या है, वैक्यूल। फिर फिफ्थ नंबर बोलिए लाइसोसोम, ये सब ऑर्गेनेल का नाम है, ये सब ऑर्गेनेल को हमको एक एक करके डिटेल में पढ़ना है कि सर गोल्जी बॉडी क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, सीलिया क्या होता है, इसको हमको डिटेल में एकदम पढ़ना है। तो यहाँ पे अभी जस्ट ये बता रहे हैं कि ये जो जितना ऑर्गेनेल है इसके पास सिर्फ एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उस मेम्ब्रेन का उसका एग्जांपल क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, वेसाइकल्स, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, सीलिया। फिर बोले कि जिसके पास दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसका क्या एग्जांपल है, तो उसका एग्जांपल है पहला नंबर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्लास 8 से पढ़ रहे हैं ना आप लोग कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, क्या होता है बताओ, एक जो फेमस लाइन है क्या होता है बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये लाइन आप लोग कब से पढ़ रहे हो, क्लास 8 से पढ़ रहे हो ना, कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब यहां जाके आपको पता चलेगा कि इस ये लाइन का मतलब क्या है, ये हम क्यों बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अभी जब हम लोग चैप्टर में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे ये भी बात करेंगे कि इसको क्यों बोल रहे हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, ये भी बात करेंगे, वहां पे एनर्जी कैसे बनता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनल जिसके पास कितना लेयर प्रेजेंट हो, बाहर से दो लेयर, मतलब डबल लेयर, इसीलिए यहां लिखे डबल मेम्ब्रेन। तो पहला एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा एग्जांपल प्लास्टिड और तीसरा एग्जांपल न्यूक्लियस। जो यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है ना वो दो लेयर से सराउंडेड होता है। जैसे देखो जो न्यूक्लियस है ना यूकैरियोटिक सेल का, वो ऐसे डबल मेम्ब्रेन होता है, समझ बात आया, कि दो लेयर से सराउंडेड होता है और उसके अंदर में डीएनए रखा हुआ जेनेटिक मटेरियल। तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पूरे स्ट्रक्चर को न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है भाई। चलो ये टेबल बना लीजिए आप लोग, ये टेबल लिखिए, टाइम दे रहे 1 मिनट, 1 मिनट में टेबल को लिख लीजिए, बना लिए। तो बात समझ में आया क्या बताने जा रहे हैं, अभी सिर्फ हम ओवरव्यू किए हैं कि ये सब हमको पढ़ना है, ये सब टॉपिक का नाम है, ये सब हमको एक एक करके पढ़ना है। तो बोले कि सेल ऑर्गेनेल, बोले कि यूकैरियोटिक सेल में क्या प्रेजेंट, सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट। बोले कि कैसा सेल ऑर्गेनेल, बोले कि विदाउट मेम्ब्रेन, कि बिना कवरिंग का भी सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है और कवरिंग का भी प्रेजेंट है। तो बोले कि जो बिना कवरिंग का प्रेजेंट है उसका एग्जांपल कितना है, तो पहला एग्जांपल क्या है, राइबोसोम, दूसरा एग्जांपल क्या है, सेंट्रियोल, और तीसरा एग्जांपल क्या है, न्यूक्लियोलस। क्लियर यहां तक बात, कि ये जो तीन प्रेजेंट है वो बिना मेम्ब्रेन का प्रेजेंट है, बिना कवरिंग का प्रेजेंट है, ठीक है। फिर बोले कि कवरिंग का भी प्रेजेंट है, मतलब मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। तो दो तरह का है यहाँ पे, कि जिसके पास, किसी के पास सिर्फ एक ही लेयर प्रेजेंट है और किसी के पास दो लेयर प्रेजेंट है। बोले कि जिसके पास एक लेयर प्रेजेंट है उसका नाम बताइए, तो क्या क्या नाम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, वेसाइकल्स, वैक्यूल, लाइसोसोम, सीलिया। बोले कि जिसके पास दो मेम्ब्रेन है उसका क्या नाम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, न्यूक्लियस। क्लियर, अब आगे बात करते हैं। अब कुछ यहां पे और था, ये फ्लैजिला और परऑक्सीजोम, ये सब के पास भी एक ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उसी के नीचे है, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन वाले के नीचे में है, कि इसके पास भी एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ये सब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अब ध्यान से सुनना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, जो हम लोग बोलते हैं। अच्छा बताना कि प्लांट सेल यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, बता दो। अब प्लांट सेल कैसा है, यूकैरियोट्स या प्रोकैरियोट्स, बताओ, प्रोकैरियोट्स।
प्लांट सेल कैसा है, यूकेरियोट्स या प्रोकैरियोट्स? प्रोकैरियोट्स। देखिए ध्यान से, अच्छा ठीक है, अब एक बार ध्यान से देख लो। चलो अभी तुमको फिर से समझाना पड़ेगा प्लांट सेल के बारे में। देखो ध्यान से सुनो, हम फर्स्ट क्लास में बोले थे किंगडम के बारे में, बोले थे कितना किंगडम होता है बताओ, फर्स्ट क्लास में बोले ना किंगडम कितना होता है, बोले किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा। दूसरा क्या बोले, किंगडम प्रोटिस्टा। फिर तीसरा क्या बोले, किंगडम, किंगडम फंगाई, ठीक है। फिर क्या बोले, किंगडम, किंगडम प्लांटे। फिर क्या बोले, किंगडम एनिमलिया बोले। अब ध्यान से सुनना, अभी जो हम पूछे क्वेश्चन कि सर प्रोकैरियोटिक प्लांट प्रोकैरियोट्स होता है कि यूकैरियोट्स होता है, तो यहां से क्लियर होगा, फर्स्ट क्लास में भी बोले थे हम। चलो देखो आप ध्यान से, ये जो किंगडम मोनेरा है, ये किंगडम मोनेरा के अंदर में जितना भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है सब कैसा होता है, प्रोकैरियोट्स। कैसा होता है, कैसा है सब, प्रोकैरियोट्स। उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा से एनिमलिया तक जितना भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसके पास कैसा सेल प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होता है। तो यहां लिख देते हैं यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होता है। क्या बोले कि जो किंगडम मोनेरा के अंदर जितना ऑर्गेनिज्म आएगा सबके पास कैसा सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोटिस्टा से लेकर के एनिमलिया तक जितना आएगा सबके पास कैसा सेल, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। अब बताना कि ये जो हम पूछे थे प्लांट के बारे में, तो किंगडम प्लांटी में ही ना प्लांट आएगा भाई, तो कैसा है ये, यूकैरियोट्स है। समझ में आया बात? तो जब भी अभी कोई पूछेंगे नेक्स्ट, कोई भी टीचर अगर पूछे कि प्लांट कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होता है या यूकैरियोटिक सेल होता है, तो क्या आंसर कीजिएगा, यूकैरियोटिक सेल। बहुत अच्छा। उसके बाद एक पॉइंट और लिख लो, ये तो लिखवा चुके हैं, लिखना नहीं है इसको, कि ये जो इसके अंदर जितना भी सेल्स प्रेजेंट है, जितना भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, सब यूनिसेलुलर होता है। कैसा होता है, यूनिसेलुलर। और किंगडम प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर। और किंगडम फंगाई से एनिमलिया तक सब कैसा होता है, मल्टी सेलुलर। याद रहेगा ये बात, याद रहेगा ये टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किंगडम प्रोटिस्टा प्रोकैरियोटिक, मोनेरा प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा से लेकर के एनिमलिया तक यूकैरियोटिक। चलो अब टॉपिक पे आते हैं। चलिए अब ध्यान से सुनिए, आवाज नहीं, बोले प्लांट सेल और एनिमल सेल। ध्यान से सुनो, आवाज नहीं आना चाहिए। देखो इधर, बोले कि प्लांट सेल के बीच में और एनिमल सेल के बीच में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस नंबर 1 है कि सेल वॉल यहां पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है। कॉपी में लिखते जाइए इसको। फिर बोले प्लांट सेल के पास क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या है, बोलिए। अच्छा ठीक है, माइक ऑफ कर दीजिए उधर का। अच्छा करवा दे रहे, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, बोले प्लांट सेल के बीच में और एनिमल सेल के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आपको डिफरेंस बताना है कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और एनिमल सेल के पास सेल वॉल एब्सेंट होता है। पहले से पता है हम लोग को ये सब। फिर बोले कि प्लांट सेल के पास प्लास्टिड प्रेजेंट है। प्लास्टिड क्या है, प्लांट सेल के पास प्रेजेंट है, और एनिमल सेल के पास प्लास्टिड एब्सेंट है। अभी तो आपको पता नहीं है कि प्लास्टिड क्या होता है, अभी बस यहाँ पे लिख लेना कि प्लास्टिड यहाँ पे प्रेजेंट है और वहां पे एब्सेंट है। जब हम पढ़ाएंगे तो एक एक करके बताएंगे कि प्लास्टिड क्या होता है, अलग अलग ऑर्गेनेल सब बताएंगे। यहाँ पे बस अभी लिख लेना कि प्लास्टिड यहाँ पे प्रेजेंट होता है और यहाँ पे एब्सेंट होता है, ठीक है। फिर बोले कि यहाँ पे लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। जो प्लांट सेल होता है ना, वहां पे स्टोरेज करने के लिए एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उस स्ट्रक्चर का नाम होता है वैक्यूल। क्या नाम होता है, वैक्यूल। तो प्लांट में ही ये प्रेजेंट होता है, एनिमल में वैक्यूल नहीं प्रेजेंट होता है। तो ये डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन, आवाज आ रहा है ना,
आवाज आ रहा है अभी? आवाज आ रहा है कि नहीं? आ रहा है, चलो ठीक है, बहुत अच्छा, ध्यान से सुनो। अब हम लोग बात कर रहे हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस। पहला डिफरेंस क्या है कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल के पास एब्सेंट होता है। फिर बोले कि प्लांट सेल के पास प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। अभी आपको ये दिमाग नहीं लगाना कि सर प्लास्टिड क्या होता है, प्लास्टिड टॉपिक आएगा आगे, बस यहां पे लिख लो कि प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। फिर बोले कि एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट होता है। फिर यहां बोले लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, कि प्लांट सेल में एक वैक्यूल स्ट्रक्चर है, एक ऑर्गेनल का नाम है वैक्यूल, वो प्लांट सेल में ही सिर्फ पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। तो ये सब डिफरेंस हो गया बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में, कि यहाँ सेल वॉल है, यहाँ सेल वॉल नहीं है, यहाँ प्लास्टिड है, यहाँ प्लास्टिड नहीं है, यहाँ वैक्यूल है, यहाँ वैक्यूल नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है एनिमल सेल में जिसको बोलते हैं सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल, जो कि प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। ये डिफरेंस आपको याद करके रखना है कि यहाँ पे, अच्छा ये तो अभी बताए नहीं कि सेंट्रियोल क्या होता है, ये सब आएगा आगे, बस यहाँ पे लिख लो, ये टेबल बना करके रख लो कि दो डिफरेंस आपको याद रखना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल? प्लांट सेल में सेल वॉल, चलो अब वहां से बोलो, सीट से ही बोलिए आप लोग। प्लांट सेल में सेल वॉल क्या है? प्रेजेंट है। एनिमल सेल में सेल वॉल क्या है? एब्सेंट है। प्लांट सेल में प्लास्टिड क्या है? प्रेजेंट है। और एनिमल सेल में प्लास्टिड क्या है? एब्सेंट है। प्लांट सेल में वैक्यूल क्या है? प्रेजेंट है। और एनिमल सेल में वैक्यूल एब्सेंट है। फिर बोले कि एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट है, जो कि प्लांट सेल में एब्सेंट है। ठीक है, चलो आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये आप लोग लिख लिए क्या? ये लिख लिए? ठीक है, आते हैं अब आगे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये तो हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखना, नेक्स्ट हेडिंग लिखो फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हेडिंग लिखिए फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये वाला लिखो 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 इसको। हो गया? लिख लिए? चलो ठीक है, अब आगे आ जाओ। टॉपिक लिखो, हेडिंग लिखो फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। देखो भाई सुनो, हम क्या बोल रहे हैं। सो हेडिंग लिखो फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। किसके द्वारा दिया गया? साइंटिस्ट का नाम है सिग्नर एंड निकोलसन। साइंटिस्ट का क्या नाम है? सिग्नर एंड निकोलसन। किस ईयर में दिए? 1972 में दिए। अब यहां पे जानना है कि इस टॉपिक में पढ़ना क्या है। ठीक है, बोले कि हेडिंग का नाम क्या है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मतलब सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमको जानना है कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसे कि हम लोग सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे बनाए थे? लिपिड बाइलेयर, ऐसा बनाए थे, याद आ रहा है? ऐसा बनाए थे ना, इस तरह से बोले थे। यहाँ पे फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है, बीच बीच में यहाँ पे टनल्स प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है। अब सुनिए भाई, बोले कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल नाम करके एक हेडिंग लिखे कि ये दिया किसके गया, किसके द्वारा दिया गया? सिग्नर एंड निकोलसन के द्वारा दिया गया। इसमें पढ़ना क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, सेल मेम्ब्रेन दिखता कैसा है, उसको ही पढ़ना है। तो हम लोग बात कर रहे हैं, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन। और इसी मेम्ब्रेन के बारे में हमको स्टडी करना है कि इस मेम्ब्रेन में क्या क्या प्रेजेंट है। मेम्ब्रेन के बारे में क्या, इस मेम्ब्रेन का क्या नाम है? लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन। क्या क्यों बोले लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन? क्योंकि ऊपर में हम लोग बात कर चुके हैं, ऊपर में एक लेयर प्रेजेंट है फॉस्फोलिपिड का और नीचे में एक लेयर प्रेजेंट है फॉस्फोलिपिड का। इसीलिए इस लेयर को बोलते हैं लिपिड बाइलेयर। दो लेयर, लिपिड का कितना लेयर? दो लेयर, इसको बोलते हैं लिपिड बाइलेयर। लिपिड
लिपिड बाइलेयर। ठीक है, तो इसी के बारे में पढ़ना है हमको। ये मॉडल जो है वो किसके द्वारा दिया गया, ये दिया गया सिग्नर एंड निकोलसन के द्वारा। इसमें हमको पढ़ना है कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन में कैसा प्रोटीन है, यही सब हमको पढ़ना है। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे सेल का डिस्कवरी हो रहा था, सेल ऑर्गेनल के बारे में पता चला, सेल वॉल के बारे में पता चला, लेकिन सेल मेम्ब्रेन का डिस्कवरी करने के लिए बहुत सारा मॉडल दिया गया कि सेल मेम्ब्रेन एक्चुअली में दिखता कैसा है। तो उसको डिस्कवर करने के लिए बहुत सारा साइंटिस्ट आए, अलग अलग डिस्कवरी हुआ, अलग अलग मॉडल दिए। ठीक है, लेकिन जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल था वो यही वाला मॉडल था जिसको बोलते हैं सिग्नर एंड निकोलसन का मॉडल, दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। नाम क्या है मॉडल का, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। किसके द्वारा दिया गया, सिग्नर एंड निकोलसन के द्वारा दिया गया। इस मॉडल में पढ़ना क्या है, इस मॉडल में हमको सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है कि सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, सेल मेम्ब्रेन में कैसा प्रोटीन प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किस चीज से बना है, यही सब पढ़ना है हमको इस मेम्ब्रेन में। हम बोले कि सेल मेम्ब्रेन का जब डिस्कवरी हो रहा था कि सेल मेम्ब्रेन कैसा दिखता है, वो बहुत सारा मॉडल आया और जिसमें से सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल का नाम क्या था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। बहुत सारा साइंटिस्ट आए, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, वो सब हमको नहीं पढ़ना है। हमको पढ़ना है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में कि जो सबसे वेल एक्सेप्टेड मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल का नाम क्या था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस मॉडल में क्या बताना है, इस मॉडल में हम लोग को सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखे, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन किसके द्वारा दिया गया, सिग्नर एंड निकोलसन के द्वारा दिया गया। किस ईयर में दिया गया, 1972 में दिया गया। बोले कि सेल मेम्ब्रेन बना किससे होता है, तो हम लोग ये तो बात किए हैं ना, सेल मेम्ब्रेन किससे बना है, ये जो व्हाइट वाला स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड। और फॉस्फोलिपिड में इसको क्या बोलते हैं, हेड, और इसको क्या बोलते हैं, टेल। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम फास्ट यहां बता रहे हैं। इसको हेड बोलते हैं, इसको टेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये फॉस्फोलिपिड है, वो कैसे अरेंज है, बाई लेयर में अरेंज है, दो लेयर में प्रेजेंट है, एक ऊपर में एक ऊपर लेयर और एक नीचे का लेयर, और बीच में क्या प्रेजेंट है, बीच में टेल प्रेजेंट है। जैसे देखो यहाँ पे, ऐसे यहाँ ध्यान से देखना, ऐसे मानो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन फिर से बनाते हैं, ये हेड जो है और यहाँ ये टेल, ये हेड, ये यहाँ टेल, ये हेड और यहाँ टेल, फिर से यहाँ पे हेड, यहाँ पे टेल, यहाँ हेड और यहाँ पे इसका टेल, यहाँ पे हेड बना दिए, यहाँ टेल बना दिए। तो यही लेयर को बोल रहे हैं लिपिड बाई लेयर। और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, इस स्ट्रक्चर का नाम है फॉस्फोलिपिड। क्या नाम है, फॉस्फोलिपिड। कितना पार्ट है इसका, दो पार्ट है, एक पार्ट बोले हेड, दूसरा पार्ट बोले टेल। हेड कैसा होता है ये भी बताए थे, हेड इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, मतलब वाटर लविंग। हेड को जो है पानी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और टेल को है जो पानी से प्रॉब्लम होता है, इसीलिए बोलते हैं कि टेल इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर एंड हेड इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। ठीक है, अब यहाँ पे हमको जानना क्या है, हमको जानना है कि एक लिपिड मेम्ब्रेन में, एक सेल मेम्ब्रेन में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसी के बारे में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो उसके बारे में देखो क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि फॉस्फोलिपिड इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कि एक सेल मेम्ब्रेन का सबसे मेन कंपोनेंट का नाम क्या है, फॉस्फोलिपिड, क्योंकि वही फॉस्फोलिपिड के कारण उसका स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर मान लो यहाँ पे फॉस्फोलिपिड नहीं प्रेजेंट है, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे ये क्या है, ये जो व्हाइट वाला बना है ये फॉस्फोलिपिड है, तो फॉस्फोलिपिड ही ना मेनली, ज्यादातर कौन सा चीज प्रेजेंट है, ज्यादातर यहाँ पे तो फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है, इसीलिए बोल रहे हैं कि फॉस्फोलिपिड इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे लाइन पढ़ लेंगे कि फॉस्फोलिपिड क्या है, इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कि एक सेल मेम्ब्रेन का सबसे मेन कंपोनेंट कौन सा है जिससे वो बना है, तो उसका नाम है फॉस्फोलिपिड। फिर बोले कि बिकॉज, रीजन क्या है, बिकॉज इट फॉर्म कंटिन्यूअस स्ट्रक्चरल फ्रेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कि फॉस्फोलिपिड कर क्या रहा है, कि एक सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड कर रहा है, कि सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर कौन दे रहा है, तो सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर देने वाला फॉस्फोलिपिड ही है। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में अगर बात करें तो ज्यादातर क्या प्रेजेंट है, ज्यादातर फॉस्फोलिपिड ही प्रेजेंट है, और बीच बीच में प्रोटीन प्रेजेंट है, वो हम लोग बात करेंगे कि कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर बोले कि फॉस्फोलिपिड करता क्या है वहां पे, कि फॉस्फोलिपिड प्रोवाइड फ्लूइडिटी टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोले कि फॉस्फोलिपिड ऐसा एक हार्ड स्ट्रक्चर नहीं है, फॉस्फोलिपिड क्वासी फ्लूइड इन नेचर है। मतलब क्या, सेल मेम्ब्रेन कैसा है, क्वासी फ्लूइड, मतलब कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो ना ही सॉलिड हो और जो ना ही लिक्विड हो, उसको बोलते हैं क्वासी फ्लूइड इन नेचर। क्या बोलते हैं उसको, क्वासी फ्लूइड इन नेचर, ऐसा स्ट्रक्चर जो ना ही सॉलिड हो और जो ना ही लिक्विड हो, उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्वासी फ्लूइड इन नेचर।
तो सेल मेम्ब्रेन भी ऐसा ही है जो ना ही सॉलिड है और ना ही कंप्लीटली लिक्विड है, मतलब इन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड के और लिक्विड के बीच का कोई ऐसा, जैसे जेल सब्सटेंस जानते हो ना, उसी तरह जेल टाइप का, कि सेल मेम्ब्रेन इज क्वासी फ्लूइड इन नेचर विच इज नाइदर सॉलिड और नाइदर लिक्विड, ना ही वो सॉलिड है ना ही वो लिक्विड है। सेल मेम्ब्रेन किससे बना है? सेल मेम्ब्रेन सर फॉस्फोलिपिड से बना है। ज्यादातर क्या प्रेजेंट है? फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, लेकिन ज्यादा क्या प्रेजेंट है? ज्यादा प्रेजेंट है फॉस्फोलिपिड। ठीक है, फॉस्फोलिपिड का कितना पार्ट है? 2 पार्ट, एक बोले हेड, एक बोले टेल। हेड कैसा होता है? हेड इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, मतलब वाटर लविंग, पानी से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टेल इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, पानी से उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इसी के कारण जो टेल है ना वो बीच में रखा हुआ है, वो अंदर रखा हुआ है, बाहर की तरफ हेड है, इधर भी बाहर की तरफ हेड है, और बीच में क्या प्रेजेंट है? बीच में टेल प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है बीच में टेल? क्योंकि इट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, पानी से उसको डर लगता है, पानी से प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्या लिखे? फॉस्फोर, एक मिनट। हाँ देखिए क्या लिखे कि फॉस्फोलिपिड प्रोवाइड फ्लूइडिटी टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड इन नेचर है ना, क्वासी फ्लूइड, वो किसके कारण है? वो फॉस्फोलिपिड के ही कारण है। किसके कारण है? फॉस्फोलिपिड। तो याद रखना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लूइड नेचर कौन बना रहा है, फ्लूइड नेचर कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो वो फॉस्फोलिपिड है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर, टाइम हो गया? ये तो बचा हुआ था बहुत सारा भाई, ये सब बचा हुआ है, देख लो, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर पाएंगे, टाइम हो चुका है। कुछ क्वेश्चन भी है, एक दो क्वेश्चन करें क्या? चलो एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो इधर क्वेश्चन पढ़ना सबको कि मेसोसोम ऑफ प्रोकैरियोट्स आर फंक्शनली सिमिलर टू, ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं, फिर से आप एक बार अटेम्प्ट कीजिए कि मेसोसोम फंक्शनली सिमिलर किसके जैसा है? ऑप्शन नंबर 1 है परऑक्सीसोम, ऑप्शन नंबर 2 है लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर 3 है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर 4 है राइबोसोम। तो 4 में से आपको चूज करना है कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो सेम टू सेम फंक्शन करता है मेसोसोम के जैसा। बताओ क्या होगा आंसर? क्या होगा जल्दी बताइए, किसी को पता है तो बताइए, नहीं तो हम बताएंगे। पता है कि मेसोसोम के जैसा कौन फंक्शन कर रहा है? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको मेसोसोम का फंक्शन जानना पड़ेगा। लिखवाए थे ना कि मेसोसोम आर इन्वॉल्व्ड इन रेस्पायरेशन। मेसोसोम कहां प्रेजेंट होता है? मेसोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। वो एक सेल मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग होता है, वहां पे केमिकल रिएक्शन चलता है, वहां पे रेस्पायरेशन होता है, और रेस्पायरेशन का मीनिंग है यहाँ पे क्या? रिलेटेड टू एनर्जी। वहां पे एनर्जी का भी प्रोडक्शन होता है, कहां पे? मेसोसोम में। और इसमें से हमको चूज करना है कि कौन सा ऐसा एक स्ट्रक्चर है जहां पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। चलो बताओ, 4 में से कहां पे एनर्जी बनता है? परऑक्सीसोम में, या फिर लाइसोसोम में, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर राइबोसोम में? चलो बता दो एक बार, अब तो बता दोगे ना, एनर्जी कहां बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। तो आपको याद रखना है कि प्रोकैरियोट्स में जो मेसोसोम प्रेजेंट है ना, वो सेम टू सेम किसके जैसा बिहेव करता है? वो सेम टू सेम बिहेव करता है माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा, क्योंकि मेसोसोम में भी रेस्पायरेशन होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी रेस्पायरेशन होता है। रेस्पायरेशन का मतलब यहाँ पे एनर्जी से रिलेटेड है। मेसोसोम में भी एनर्जी बन रहा है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी एनर्जी बन रहा है, जिसके कारण बोल सकते हैं कि जो मेसोसोम है वो सेम टू सेम किसके जैसा है? माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा है। समझ में बात आया? किस किस रेस्पेक्ट में? एनर्जी के रेस्पेक्ट में, वहां भी रेस्पायरेशन चल रहा है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी रेस्पायरेशन चल रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्वेश्चन समझ में आया कि ऐसा स्ट्रक्चर बताओ जो मेसोसोम के जैसा है, तो आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और पूछ ले। चलो ठीक है, बाद में करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, टाइम हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अभी हम लोग के पास बहुत सारा क्वेश्चन और था, फिर और भी मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना था, भी बहुत सारा टॉपिक है। ठीक है, तो करना क्या है, सुनो इधर, अभी तक हम जितना भी पढ़ाए हैं फर्स्ट पेज से, आप लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करना, अभी घर जाना और घर जाकर के पहला पेज से रिवीजन करना स्टार्ट करना और एनसीईआरटी का रीडिंग लगाना। एनसीईआरटी में एक टॉपिक आएगा सेल थ्योरी, वो शुरुआत में ही दिया है लेकिन हमें भी उसको नहीं पढ़ाए, हम सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे उसको। तो वो ऐसा नहीं समझना कि सर छोड़ दिए हैं, वो हम पढ़ाएंगे लेकिन लास्ट में पढ़ाएंगे। लेकिन अभी आपको क्या पढ़ना है एनसीईआरटी में? फर्स्ट पेज पढ़ना, एक टॉपिक होगा ओवरव्यू ऑफ अ सेल, उस टॉपिक को पढ़ लेना पूरा।
माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लेना, सेल वॉल के बारे में पढ़ लेना, ये सब पढ़ करके आना। फर्स्ट पेज से लेकर के अभी तक जितना लिखाए हैं उसको रिवीजन करना डेली। बिना रिवीजन किए आ जाते हो तो फिर कुछ नहीं समझ में आएगा। अभी बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है, अभी चैप्टर पूरा बचा हुआ है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है, ठीक है। यहाँ से बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर हुआ बात? आपको यहाँ पे ये होमवर्क दिए हम कि घर पे जाकर के फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक अभी तक जितना भी नोट्स लिखे हो उसका रिवीजन करना और एनसीईआरटी का रीडिंग लगा करके आना। पहला पेज, और सेल थ्योरी नहीं पढ़ना, सेल थ्योरी अभी पढ़ाई नहीं है, वो शुरुआत में दिया हुआ है सेल थ्योरी। उसके बाद है ओवरव्यू ऑफ अ सेल टॉपिक है, उसको जाके एनसीईआरटी से रीडिंग करना, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलो थैंक यू। टाइम बहुत जल्दी बीत जाता है, मेरा कुछ हो ही नहीं पा रहा है। सोच के आते हैं इतना इतना टॉपिक है, टाइम नहीं है।